हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज जो कि आरओ और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के साथ साथ बीपीएससी, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या अदर स्टेट के जो पीसीएस होते हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी ये सीरीज होती है, जो कि 8 वॉल्यूम में आती है। लेकिन कम समय होने की वजह से या किताबें मोटी होने की वजह से आप इसे एक बार ही कवर कर पाते हो या फिर 2 बार भी करते हो तो रिवीजन नहीं हो पाता सही ढंग से। और इसी समस्या का समाधान करते हुए ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के द्वारा इसके शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं, जो कि सभी सब्जेक्ट के हैं, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तीनों ही, हिस्ट्री देख लीजिए, तीनों साइंस हो सकता है, एनवायरमेंट, पॉलिटी, सभी के शॉर्ट नोट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से 50 से 55 पेज के अंदर कंपाइल कर दिया गया है और सारे चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड है। सबसे बड़ी खासियत ये है। और सारे प्रश्न, सभी व्याख्या, थ्योरी सब कुछ शामिल करते हुए इसको इंटरलिंकिंग के साथ इस पूरी पीडीएफ को तैयार किया गया है, जिसमें हम लोगों ने एनवायरनमेंट की ऑलरेडी 4 क्लासेस कर ली हैं और ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 5। और जो कि लेक्चर नंबर 6 और 7 लेक्चर में आपकी पूरी एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। बायोलॉजी ऑलरेडी 8 लेक्चर में कंप्लीट हो चुकी है। इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों 12 लेक्चर में कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की भी कल से लेक्चर मैंने शुरू कर दिया है। 3-4 लेक्चर हो चुके हैं, उसमें भी 7-8 लेक्चर टोटल आएंगे और वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप भी चाहते हैं इसकी पीडीएफ को परचेस करना, तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके वहां पे इंक्वायरी कर सकते हो और इसकी पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। अभी तक जितने भी लोगों ने, कम से कम 200 प्लस लोगों ने, या उससे भी ज्यादा मैं मान के बताऊं, जितने भी लोगों ने इसको परचेस किया है उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि उनको एक नजर में पूरी घटना चक्र तैयार होने का या तैयार करने का मौका मिल रहा है कम से कम पेजेस में। 2500 पेज की बुक को हमने 300 पेज में कन्वर्ट कर दिया, जो मल्टीपल टाइम रिवीजन करने में, और साथ में अगर आप लोग पीडीएफ को परचेस करने के बाद प्रिंट आउट निकाल के हमारी क्लास के साथ अगर आप उसे रेगुलर अपडेट करते हो तो और भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं जो हम नॉलेज के बेस पे आपको बताते हैं और आप उस पॉइंट को ऐड कर लेते हो, क्योंकि वो पॉइंट आपके एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के साथ हम लोगों ने कल एनवायरमेंट में लास्ट चैप्टर कवर किया था, वन और वन्य जीव, यानी जंगल और जंगल में रहने वाले जीव, और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 28 पॉइंट को कवर कर लिया था, घड़ियाल घड़ियाल तक और पगमार्क तकनीक। तो आज हम उसके आगे से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, और जो लोग पहली बार चैनल पे जुड़े हैं प्लीज पीडीएफ को, मतलब वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। और 10 जनवरी से हम लोग इसके टेस्ट पेपर को अब शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 29 पॉइंट से शुरू करते हैं कि घड़ियालों का जो प्राकृतिक आवास होता है ये चंबल नदी में होता है और अधिकतम संख्या यहीं पर देखी जाती है। मैंने कल ही बताया था कि जो घड़ियाल होते हैं वो मगरमच्छ के परिवार के होते हैं, यानी मगरमच्छ की तरह होते हैं। दोनों में फर्क इतना होता है कि जो मगरमच्छ का आगे का मुंह होता है वो चौड़ा बना रहता है, और घड़ियाल की अगर हम बात करेंगे तो उसका जो मुंह होता है वो थोड़ा सा पतला होता है, सुराही की तरह होता है। और इन दोनों पे ही जो है कि ब्रांडेड टी शर्ट वगैरह आपने पहनी होंगी, जैसे एक होता है क्रोकोडाइल और एक दूसरा और ब्रांड होता है ग्रीन कलर का, जो घड़ियाल का ही होता है। तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अंग्रेजी में उसे क्या कहा जाता है। तो घड़ियालों का जो प्राकृतिक आवास है असल में है तो चंबल नदी, या यूं कहूं कि गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं सभी में ये देखने को मिलती हैं। भारत में पाई जाने वाली जो नस्ल है खराई ऊंट, इसकी कुछ विशेषता है। इसको जल में तैरने वाला या समुद्र में तैरने वाला ऊंट भी कहा जाता है, क्योंकि समुद्र जल में लगभग 3 किलोमीटर तक ही तैरने में सक्षम है। अगर एक बार ये तैरना शुरू करता है तो 3 किलोमीटर तक ये आराम से तैर सकता है। अब ऐसी कोई नदी है या कोई झील है या नहर है, समुद्र का हिस्सा, जो 3 किलोमीटर बाद जो है कि दूसरे शहर या दूसरे स्थल खंड पे आएगा, तो आराम से आप इस पे बैठ के तैर सकते हो। और मैंग्रोव की चराई पर जीवित रहता है। इट मीन्स की जो मैंग्रोव वनस्पति होती है उसको चरने या उसको खाने पर ये जीवित रहता है, और इसका नाम खराई ऊंट कहा जाता है। तो ये यूपीएससी का एक प्रश्न है कि खराई ऊंट क्या समुद्र में जल में तैरने में सक्षम है। तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि यार जानवर 3 किलोमीटर तक कहाँ, थोड़ा बहुत तैर सकता है, जैसे आप डॉग को देखते हो, कुत्ते को भी, वो भी तैरने में सक्षम होता है, लेकिन शायद 3 किलोमीटर ना तैर पाए। लेकिन खराई ऊंट की विशेषता है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया, यानी मुख्यमंत्री ने यह योजना शुरू की कि जनता का अपना एक वन है, जंगल है, जिसको बचाना उसकी जिम्मेदारी है और सरकार की भी। तो ये झारखंड में शुरू किया गया और 15 नवंबर 2005 को यह योजना लॉन्च की गई थी। फिर इसी तरीके से एक और जंगल पे आधारित अपना वन अपना धन, यानी हमारा जंगल हमारा धन है, यह योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई। फिर और भी कुछ अधिनियम है जो ये आपसे पूछे जाते हैं, और हर साल यहाँ से एक
एक प्रश्न आता ही आता है, चाहे वो आरओ में आ जाएगा या फिर यूपी पीसीएस में आ जाएगा। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 होता है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 होता है, जैव विविधता अधिनियम 2002 होता है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 शुरू किया गया, अब प्रोजेक्ट हाथी 1992। लेकिन ध्यान रखना कि अब जो अभी 3-4 महीने पहले ही करंट अफेयर्स में मैंने विजन आईएएस में डिटेल से पढ़ाया है कि प्रोजेक्ट हाथी और प्रोजेक्ट टाइगर इन दोनों का आपस में विलय कर दिया गया है। तो अब एक ही नाम दे दिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में, अब प्रोजेक्ट हाथी अलग से नहीं रह गया। और यहाँ पर एक आपका इंपॉर्टेंट छूट रहा है 1986, हालांकि मैंने पहले दूसरे लेक्चर में करा रखा है, जिसको हम लोग छाता विधान भी कहते हैं या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी इसे हम कहते हैं। फिर इसी तरीके से ये दो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे बस वायु होता है, यहाँ पे जल होता है, बाकी स्टेटमेंट सेम होता है कि वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम और जल प्रदूषण निवारण अधिनियम। तो वायु प्रदूषण 1981 होता है और जल प्रदूषण 1974। अर्थात जो जल में प्रदूषण फैलता है उसका निवारण करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया 1974 में। इसी तरीके से वायु में जो प्रदूषण होता है उसका भी निवारण करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया 1981 में। अब आगे देखते हैं कि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है। तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि वन्य जीव सुरक्षा जो अधिनियम है 1972, इसमें कई सारी लिस्टिंग होती है, सूची 1, सूची 2, सूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 5, अनुसूची 6 और अनुसूची 7। तो सबकी अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे हम लोग आईयूसीएन को पढ़ते हैं तो आईयूसीएन क्या करता है, एक रेड लिस्ट जारी करता है, एक रेड बुक जारी करता है, जिसमें जितने भी वल्नरेबल जीव जंतु पादप प्रजातियां होती हैं तो उनको अलग अलग कैटेगरी देता है। जैसे कोई क्रिटिकल है, कोई एंडेंजर्ड है, कोई वल्नरेबल है, अलग अलग देता है ना। तो उसी तरीके से हम भी भारत के अंतर्गत इसको अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कैटेगरी बना देते हैं। तो अगर किसी विशिष्ट पौधे की प्रजाति को हम अनुसूची 6 में रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। यानी अब मैं कह देता हूं कि हो सकता है कि गुलाब के पौधे को, जो कि सामान्यतः हर जगह पैदा है, गुलाब के पौधे को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है। तो इसका मतलब यह हो गया कि अब अगर आप गुलाब की खेती करना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा हो गया जो सुभेद्य है, जो वल्नरेबल हो चुका है। इसकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, नहीं तो एक समय बाद लोगों का गुलाब से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि गुलाब मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे लाइसेंस की आवश्यकता है। और ऐसी कुछ संस्थान है, जैसे भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है देहरादून में और वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है देहरादून उत्तराखंड 1906 से ही। तो वन्य जीव भी यानी कि जंगलों में रहने वाले जीव जंतु और जंगल का भी रिसर्च सेंटर दोनों ही आपके उत्तराखंड में मिल जाएंगे। लेकिन मैं अब यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में एक और जो है कि प्रश्न देता हूं कि आपने पढ़ा होगा वन प्रबंधन संस्थान, क्या पढ़ा होगा, वन प्रबंधन यानी कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट संस्थान इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है। ये इतना मैं बता सकता हूं कि यूपी में तो नहीं है, उत्तराखंड में भी नहीं है, आपको बताना है कहां पर है, हालांकि मैंने इसको पढ़ा रखा है। आगे देखेंगे भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017। अब भारतीय वन अधिनियम कौन सा था, तो हमने पढ़ा था 1980, लेकिन इसमें 2017 में एक संशोधन किया गया और वृक्षों की परिभाषा से अब हटा दिया गया है बांस को। पहले बांस को वृक्ष के रूप में माना जाता था, लेकिन अब बांस को वृक्षों से हटा दिया गया है। तो प्रश्न बन सकता है कि क्या बांस अभी भी वृक्ष की श्रेणी में आता है, तो हम कहेंगे नहीं। अब बांस का उपयोग किसानों द्वारा आर्थिक उपयोग के लिए किया जा सकेगा, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत वृक्ष होते हैं उनकी सामान्यतः किसान जो है कि खेती करता है नहीं करता उसके लिए परमिशन लेनी होती है, लेकिन अब बांस को इससे बाहर कर दिया गया और सामान्यतः बहुत सारे किसान अब बांस की खेती करते हैं और बांस का प्रयोग बहुत सारे कामों में आता है। चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे वो चंडी प्रसाद भट्ट थे, लेकिन जो प्रमुख नेता के रूप में नाम आता है आपके सामने प्रश्न में तो वो होते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी। और चिपको आंदोलन जो कि पेड़ काटने को मना करने के लिए था, जो कि आपके उत्तराखंड में शुरू किया गया था। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, यानी कि वन्य जीवों का अगर आप संरक्षण कर रहे हो तो राजीव गांधी जी का पुरस्कार दिया जाता है और ये वन और वन्य जीव अधिकारियों को, वन्य जीव संरक्षकों को दिया जाता है जो जंगल के जीवों का संरक्षण करते हैं, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो एनबीपीजीआर की स्थापना 1976 में न्यू दिल्ली में हुई थी, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। तो यह भी पूछा था कि राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संस्थान, इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो नई दिल्ली में की गई है।
अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, यह किससे सम्मानित है? तो ये वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। जबकि अभी हमने पढ़ा राजीव गांधी, तो वन की सुरक्षा के लिए तो नहीं है, लेकिन वन्य जीवों की अगर आप सुरक्षा करते हो, उनका संरक्षण करते हो, तो उनके लिए आपको ये प्रोडक्ट यानी ये जो आपका पुरस्कार है वो दिया जाता है। और इसी तरीके से टाइगर के संरक्षण के लिए एक संगठन है दोस्तों, जिसका नाम होता है सेव। सेव ये खाने वाला सेब नहीं है, ये सेव होता है, इट मीन्स की बचाना। इस संगठन का उद्देश्य होता है टाइगरों का संरक्षण करना, और ये भारत एवं नेपाल द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है कि सेव जो संगठन है वो किससे संबंधित है, किसके संरक्षण के लिए? तो टाइगर के। और ये किस देश के साथ संयुक्त किया गया? तो भारत और नेपाल के बीच में। इसी तरीके से एक एनटीसीए होता है, जिसको हम लोग नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कहते हैं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ये एक सांविधिक निकाय है। अब सांविधिक निकाय का मतलब होता है कि इसे संसद के द्वारा अधिनियमों से पारित करके बनाया गया है, और ये एक सांविधिक निकाय होता है। ध्यान देना कि जो आपकी टाइगर रिपोर्ट आती है, या प्रोजेक्ट टाइगर जो ऑपरेट हो रहा है, या बाघों की गणना की जाती है, इन सभी के ऊपर सर्वोच्च निकाय के रूप में यही बैठा है एनटीसीए, यही जो एक ऑपरेट करता है। और राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये पीएम मोदी। तो राष्ट्रीय गंगा नदी के बारे में बात करेंगे तो इसका जो प्राधिकरण होगा उसकी अध्यक्षता पीएम मोदी जी के द्वारा की जाती है, और कोई भी पीएम रहेगा तो उसी के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है कि संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास। ऐसे कौन से वन्यजीव पर्यावास हैं, यानी उनके आवास जो संकटपूर्ण हो गए? तो इसकी परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। ध्यान देना कि यहाँ पे वन संरक्षण अधिनियम की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वन संरक्षण अधिनियम होता तो वो 1980 होता, लेकिन यहाँ बात की जा रही है वन अधिकार अधिनियम, जो कि 2006 में लागू किया गया। और यह भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास अधिकार दिए गए, यानी हैबिटेट के रूप में। तो वन अधिकार का मतलब हो गया कि जो जनजातियां रहती हैं उनका ये अधिकार है कि वो जंगलों में रहें, जंगलों में घर बना के रहें, जंगल के बीच में रहना चाहें, उनके जीव जंतुओं के साथ उनका अपना एक संबंध होना चाहिए, पारिवारिक तरीके से उनके संरक्षण करना चाहिए। तो ये सभी अधिकार जनजातियों को दिए जाते हैं 2006 के अधिनियम द्वारा, जो कि सबसे पहले बैगा जनजाति को दिया गया। इन्हें यह अधिकार दे दिया गया कि आप जैसे चाहें वैसे आप जंगल में अपना घर बना के रह सकते हैं, अपने कुनबे के साथ रह सकते हैं, कोई आपको बाहर नहीं करेगा। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, जिसको NRCAF की स्थापना 1988 में की गई थी, और उसी तरीके से इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, जो मतलब ICAR है, इसकी इकाई के रूप में झांसी यूपी में की गई है एक संस्थापना। तो किसकी की गई है? NRCAF, जो कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसका तो हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड सबसे बड़ी जो है कि संस्था है, और यही बहुत सारे रिपोर्ट जारी करती है मंत्रालय के तहत। तो इसका एक यूनिट या क्षेत्रीय इकाई के रूप में NRCAF की स्थापना झांसी में की गई है 1988 में। अब यहाँ पे WWF, ये फाइटिंग वाला WWF नहीं है जिसमें आप लोग फाइट देखते हो ना, वो वाली फाइट नहीं है, बल्कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है। इसकी स्थापना के बाद इसका जो प्रतीक चिन्ह बनाया गया वो ज्वाइंट पांडा, इट मीन्स की जाइंट पांडा, जो बहुत बड़ा एक पांडा होता है, उसको जो है इसका सिंबल बनाया गया। विश्व वन्य जीव दिवस की बात करेंगे तो 3 मार्च को सेलिब्रेट किया था। अब यहाँ पर एक प्रश्न आया हुआ था यूपीएससी के द्वारा 2019 में कि मियावाकी पद्धति क्या होती है। हालांकि जो मियावाकी जगह होती है वो जापान में एक शहर है, तो वहीं से ये प्रेरित है कि इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन करना और घरों के आसपास खाली स्थानों पर पेड़ लगाना। अब लघु वन, अब ऐसा होता है कि जंगल तो बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में फैले होते हैं, लेकिन यहाँ पर शहरों में पहली बात तो जगह बहुत कम होती है, लेकिन जितने भी जगह है तो वहाँ पे छोटे छोटे जो है कि आप पेड़ लगाकर एक वन तैयार कर सकते हो कृत्रिम रूप से, या दूसरी भाषा में कहें तो छोटे छोटे पार्क बना सकते हो। तो इसी को हम मियावाकी तकनीक कहते हैं, या मियावाकी पद्धति। इससे फायदा क्या होता है कि वनों का जो ग्लोबल वार्मिंग का लेवल होता है वो कम होता है, प्रदूषण कम हो सकता है, और वनों में हरियाली और ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मात्रा में हो पाती है। क्योंकि वनस्पति रहेंगी, वन रहेंगे, तभी तो पेड़ प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, और वो लोगों को सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होती है शहरों में, जो आजकल बहुत कम होती जा रही है दिल्ली मेट्रो जैसे शहरों में, वो समस्या का समाधान कर सकेंगे। और वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा, इसका मतलब न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट को 2014 में UN जलवायु शिखर सम्मेलन में अपनाया गया।
इसके तहत 10 लक्ष्य तय किए गए, जिसमें 2030 तक प्राकृतिक वनों के ह्रास को रोकना था। जो नेचुरल हमारे वन होते हैं, जैसे कूनो राष्ट्रीय उद्यान हो गया, तो कूनो क्या एक नेचुरल जंगल है, अमेजन एक नेचुरल जंगल है, तो इन जंगलों के ह्रास को रोकना है 2030 तक, और भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है अभी। ध्यान देना कि इस पे भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट है। फिर भूटान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 60% भाग पर वनों को बनाए रखना एक संवैधानिक प्रावधान है, और वर्तमान में 85% में तो क्या है, केवल और केवल जंगल है। इट मीन्स की हरियाली है। और भूटान के बारे में एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देता हूं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स WHI को जो जारी किया था, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का कॉन्सेप्ट भूटान ने ही दिया है। कि भूटान कहता है कि भाई ठीक है, आप कितना भी औद्योगिक विकास कर लीजिए, पैसा कमा लीजिए, GDP को अच्छा कर लीजिए, लेकिन आपके यहाँ लोग कितने खुश हैं, सुख शांति कितनी, ये कैसे मेजर होगा? तो ये भूटान ने ही इसका पूरा कॉन्सेप्ट दिया है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि WHI वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट वो किस देश के द्वारा आया, तो वो आता है आपका भूटान के द्वारा। हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर है जिसे 2020 में ट्री सिटी की मान्यता मिली, यानी कि वृक्ष का नगर। यह मान्यता फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एवं आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा दी गई। इसका मतलब हो गया कि हैदराबाद एक ऐसा शहर है जहां पे अपने क्षेत्रफल के अनुसार बहुत अधिक मात्रा में वहां वृक्ष देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1992 में की गई, जो राष्ट्रीय स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा देगी और इकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी करेगी। मरुस्थलीय वनस्पतियों को हम क्या कहते हैं, मरुद्भिद कहते हैं, और इंग्लिश में इसको जीरोफाइट कहा जाता है। तो मरु मतलब होता है रेगिस्तान, और उसमें उत्पत्ति होने वाली वनस्पतियों को मरुस्थलीय वनस्पति या मरुद्भिद कहते हैं। तो ये तो हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम इसके आगे चलते हैं, कुछ अभ्यारण्य और जैव मंडल। एनवायरमेंट में सबसे अधिक प्रश्न इसी चैप्टर से आते हैं, इसलिए इसको ध्यान देना। हालांकि घटना चक्र में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी से 2 प्रश्न 3 प्रश्न आपको हर बार देखने को मिलता है। इवन कि आप रिकॉर्ड देखोगे कि यूपी PCS और RO में 6-6, 7-7 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उसमें एक अभ्यारण्य वाला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे अभ्यारण्य में रिवीजन करा दूंगा, जिससे आपको भूलने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। जैसे अच्छा, वीडियो अगर लाइक करनी हो तो प्लीज कर देना, क्योंकि अगर आपको पसंद आ रही होगी थोड़ी भी पढ़ाने का तरीका, नोट्स, पैटर्न, तो आप लाइक कर देना, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए, जिससे हमारी फैमिली 50,000 के आसपास पहुंच जानी चाहिए। यही हमारा लक्ष्य भी है। और वीडियो अच्छी लग रही हो और साथ ही साथ अगर आप इस PDF को परचेस करना चाहते हो, तो वीडियो के नीचे जहां पे मोर सेक्शन दिया होता है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर WhatsApp नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके PDF की पूरी इंक्वायरी ले सकते हो। PDF को कैसे पेमेंट करना, ये सारी चीजें वहां से आप देख सकते हो, प्राइस लिस्ट देख सकते हो, और वहां पे जो हमारा स्टाफ है वो इस चीज को रिप्लाई करके आपको PDF प्रोवाइड करा देगा। तो चलिए टॉपिक पे दोबारा आते हैं कि देश में वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई। तो भाई देश में जितने भी जंगलों में रहने वाले जो जीव हैं उनकी सुरक्षा करना और उनका संरक्षण करने के लिए हमने नेशनल पार्क, जिसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, और वन्य जीव अभ्यारण्य, इनकी स्थापना की गई। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर बताइए अभी, हालांकि मैंने इसको बता रखा है पहले की क्लास में, कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य ये दोनों ex situ मेथड में आएंगे या फिर इन सीटू मेथड में आएंगे? जरा जल्दी इसका उत्तर बताइए अभी के अभी कमेंट सेक्शन में। तो एक्स सीटू मेथड में या इन सीटू मेथड में आते हैं। अब जनवरी 2023 तक 1,73,629 किलोमीटर स्क्वायर तक विस्तारित क्षेत्र, जो कि भारतीय क्षेत्रफल का 5.28% है, और इसमें 106 राष्ट्रीय उद्यान है। अब जैसे हम जो भी राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं, जैसे कूनो नेशनल पार्क, जिसमें हमने चीतों को जो है कि स्थापित किया, चीतों का संरक्षण करना शुरू किया, जो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीते आए हैं, टोटल 20। तो कूनो की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 700 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो 700 का मतलब हो गया ये 4900 किलोमीटर हो गया, ठीक है, 5000 के आसपास हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 700 गुना 700, तो भाई 700 किलोमीटर लंबा, 700 किलोमीटर चौड़ा, तो इट मींस 4900 किलोमीटर की पूरी कवर डिस्टेंस होती है। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर इस तरीके से आप जितने भी नेशनल पार्क को जब काउंट करोगे तो ये 1,73,639 किलोमीटर स्क्वायर है अभी, इसका तो डबल आप कर सकते हो। और टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान भी हमारे यहाँ हो चुके हैं। भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। यानी इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क थी, क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो उन्होंने अपनी प्रेमिका या अपनी बेटियों के नाम पर इसका नाम रख दिया। लेकिन बाद में फिर हमने जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया।
1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। अब यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है, क्योंकि ये चैप्टर पूरा आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, लेकिन चीजें यहाँ से तैयार हो जाएंगी आपकी, ताकि कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जैसे राजीव गांधी नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये कर्नाटक में है, नागरहोल नेशनल पार्क की बात करेंगे तो कर्नाटक में है। इसी तरीके से बांदीपुर एक जो है कि नेशनल पार्क होता है, ये भी कर्नाटक में ही है। और बेतला राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो ये झारखंड में है। देखिए बेतला और बोंतला अलग अलग है, वो भी मैं आपको कंफ्यूजन जो रहेगा वो दूर कर दूंगा। एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान गिर राष्ट्रीय उद्यान में है, और ये एकमात्र है। ठीक है, ये एकमात्र है दोस्तों कि एशियाई शेर का जो निवास स्थान है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान में है। इवन कि पूरे विश्व में केवल यहीं पाया जाता है। अब कुछ संरक्षित प्रजातियां हैं जो कहाँ कहाँ पर हैं। हालांकि राष्ट्रीय पार्क में हम बहुत सारी प्रजातियों को संरक्षण देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जिनके नाम पर ही हम उसे संरक्षित करते हैं। जैसे काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, काजीरंगा जंगली गधों के लिए गुजरात में एक फेमस है। इसी तरीके से गिर राष्ट्रीय उद्यान, हालांकि केवल एशियाई बब्बर शेर के लिए वो नहीं है, और भी उसमें रहते हैं जानवरों का संरक्षण होता है, लेकिन मुख्य रूप से उसी के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि जो जिम कार्बेट है ये बाघ के लिए यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं उत्तराखंड की बात करनी है। काजीरंगा में एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं असम में है। पेरियार की बात करेंगे तो ये हाथियों के लिए स्पेशली बनाया गया है, और ये केरल में है। केवला देव घाना जो कि राजस्थान में है, ये पक्षी और पादप आदि से संबंधित है। दाचीगम उद्यान की बात करें तो ये कश्मीरी स्टैग जिसको हम लोग हंगुल कहते हैं, और ये लाल हिरण की एक उप प्रजाति होती है। तो ये कहाँ पे है दाचीगम आपका? ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो यहाँ पे हंगुल जो होते हैं या कश्मीरी स्टैग होते हैं, तो उसके लिए इवन की दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो कस्तूरी मृग भी इसे हम कह सकते हैं। अगला पॉइंट है अभ्यारण्य में अनुमति के बिना शिकार मना है। ध्यान देना कि जब तक आप जंगल के अधिकारियों से अगर आप अनुमति नहीं लेते हो, फॉरेस्ट ऑफिसरों से, तब तक आप अभ्यारण्य में शिकार नहीं कर सकते। लेकिन आप चराई का काम कर सकते हो, गौ पशुओं का आना जाना नियमित होता है। तो आप क्या कर सकते हो, जो गौ पशु होते हैं या भैंस होती है, गाय बकरी, इन सबको लेके आप चराने के लिए जा सकते हो। अब भाई कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, इतना बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो क्या इसके आसपास के कोई गांव नहीं होंगे? बहुत सारे गांव होंगे एमपी में। तो उन लोगों की आजीविका तो इन्हीं जंगलों पर ही निर्भर है, लेकिन उसके लिए भी कैटेगरी बना दी गई है कि आप कोर एरिया में जा सकते हो कि नहीं, बफर एरिया में जा सकते हो कि नहीं, संक्रमण जोन में जा सकते हो कि नहीं, या अभ्यारण्य में शिकार कर सकते हो कि नहीं, पशुपालनों के साथ चराई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें होती हैं। मानवीय क्रियाओं की भी अनुमति होती है। अब मानवीय क्रियाओं में जैसे लकड़ियों को बीनना, जो चूल्हे और खाना पकाने के लिए जो सूखी लकड़ियां जमीन पे पड़ी होती हैं उसको बीना जाता है। उसी तरीके से अगर हम नेशनल पार्क की बात करें, वन्य जीव अभ्यारण्य अलग होता है, नेशनल पार्क अलग होता है। इसमें शिकार और चराई पूर्णतः वर्जित है। जबकि अभ्यारण्य में आपको क्या मिला कि आप शिकार करोगे तो उसके लिए परमिशन लोगे, और चराई या गौ पशुओं का चारा वारा के लिए ये परमिशन है। लेकिन नेशनल पार्क में शिकार और चराई दोनों ही पूर्णतः वर्जित है। मानवीय क्रियाकलाप भी पूर्णतः वर्जित है। स्थानीय लोगों को लकड़ी या जीव भार एकत्रित करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो नेशनल पार्क और जो अभ्यारण्य है उनमें देखिए कितना डिफरेंस है, दोनों में अलग अलग पूरी फंक्शनिंग होती है। तो ये भी प्रश्न बनते हैं आपसे। अब यहाँ पर केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था, और इसके बाद यूनेस्को में 1985 में भी इसे शामिल कर लिया गया। कांगेर घाटी, अच्छा केवला देव मैंने बताया अभी कहाँ पर है, ये घाना ही तो जानते हैं इसको, घाना के नाम से, तो ये राजस्थान में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में स्थित है। कांगेर घाटी गैंडों को पुनर्वासित करने का कार्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। 1984 में प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना शुरू की गई थी यहाँ पर। ठीक है, तो 1984 में प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना। हालांकि एक सींग वाले गैंडे के लिए हमारा सबसे जो फेमस है वो है काजीरंगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि काजीरंगा में ही केवल मिलेगा, अब ये दुधवा में भी मिल रहा है। और दुधवा जो कि पिछली बार यूपी पीसीएस में पूछा गया है, दुधवा जो टाइगर रिजर्व है ये आपका लखीमपुर खीरी में है। किस में आता है? लखीमपुर खीरी में आता है। जनवरी 2023 तक सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क जो नेशनल पार्क है वो एमपी में है। ये 11 हो चुके हैं। जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं 106, उसमें सबसे अधिक एमपी में। और ये अपडेट आपकी 1 साल पुरानी है, जनवरी 2023। अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है असम। असम में आपके साथ हैं, हालांकि और भी होंगे। अच्छा, जबकि अगर हम बात करें सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि 97 अंडमान निकोबार में, क्योंकि नेशनल पार्क की संख्या कम है इसलिए सबसे अधिक एमपी में 11 है, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये अंडमान निकोबार में सबसे अधिक है।
अब यहाँ पे कुछ और नेशनल पार्क हैं, जैसे पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये जम्मू कश्मीर में। अच्छा, सलीम अली को क्या कहा जाता है दोस्तों? बर्डमैन कहा जाता है। बर्डमैन मतलब पक्षियों के संरक्षणकर्ता के रूप में इनको कहा जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में है। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, महान हिमालय, या इसको हम लोग दूसरी भाषा में कहें तो ग्रेट हिमालयन करके भी आता है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। वैसे ही येलो स्टोन नेशनल पार्क की बात करें तो ये यूएसए में स्थित है और इसकी स्थापना 1872 में की गई थी। और इसी में पार्क ग्रैंड कैनियन भी इसी में आता है, मतलब इसी पार्क में ग्रैंड कैनियन जो कि गहरी घाटी है, पूरे विश्व की सबसे अधिक गहरी घाटी, वो भी इसी में स्थित है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, एक सागर के स्तर पे, और यह तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में की गई है। बुक्सा बाग परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। बुक्सा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। रामगंगा एवं कोसी नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती हैं और कुंती पूजा नदी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से प्रभावित होती है, मतलब कि गुजरती हैं। अच्छा, कुंती पूजा ये एक भरत पूजा नदी होती है, उसकी सहायक नदी है और ये केरल में प्रवाहित होती है। ठीक है, कुंती पूजा या कुंती नदी भी कहते हैं, और ये भरत पूजा की सहायक होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं रामगंगा नदी और कोसी नदी, ये दोनों ही जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती हैं। आगे देखें कि गोविंद राष्ट्रीय पार्क में टोन्स नदी का उद्गम क्षेत्र है। जो गोविंद राष्ट्रीय पार्क है, यहाँ पे टोन्स नदी का उद्गम क्षेत्र है। और टोन्स किसकी सहायक नदी है दोस्तों? यमुना की सहायक नदी है। दिल्ली चिड़ियाघर को 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान यानी नेशनल जूलॉजिकल पार्क का दर्जा दे दिया गया है। इसका अन्य नाम है राष्ट्रीय जैविक उद्यान। आगे देखते हैं कि भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? भागलपुर में बनाई जा रही है। हालांकि डॉल्फिन मछली को हमारी नेशनल मछली का दर्जा दिया जा चुका है, जो कि गंगा में पाई जाती है, लेकिन इस पर जो वेधशाला यानी रिसर्च लेबोरेटरी वगैरह बनेगी, वो भागलपुर बिहार में बनाई जा रही है, जो कि पूरे भारत की पहली होगी। किसकी होगी? पूरे भारत की पहली होगी। आगे देखते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके एमपी में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये मैंने आपको बताया था कि कहा नीचे क्लास में मिलेगा, मतलब वीडियो में, तो कर्नाटक हो गया। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में, और ये किसके लिए फेमस है? एशियाई बब्बर शेर या एशियाई शेरों को भी हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास स्थान क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का। अब देखिए सारस के लिए फेमस हो गया, कौन से? साइबेरियन, जो रसिया से आते हैं उनके लिए फेमस है। बांदीपुर जो है वो एक बाघ अभ्यारण्य है, यानी बाघ के लिए इंपॉर्टेंट है कर्नाटक में। काजीरंगा की बात करेंगे तो एकल श्रृंग यानी एक सींग वाले गैंडा अभ्यारण्य असम में है। सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में, ये जैव मंडल और बाघ अभ्यारण्य दोनों ही है। सिमलीपाल की बात करेंगे ओडिशा में, ये हाथी अभ्यारण्य है। जिस प्रकार से हमने अभी पढ़ा था कि पेरियार केरल में हाथी अभ्यारण्य है, वैसे यह भी है। फिर देखते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी एमपी में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी एमपी में। इंद्रावती, ये अभी हमने पढ़ा। देखिए बहुत बार ये रिपीटेड प्रश्न होंगे, तो आपको ऐसे ही बैठे बैठे याद हो जाएगा, और यही सब बार बार आपसे पूछा जाता है। भारतीय अनूप मृग, या जिसको हम लोग बारहसिंगा कहते हैं, कि वह उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है, यानी कि शाकाहारी है, और इसके संरक्षण के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी प्रसिद्ध है। अच्छा, बारहसिंगा और जो हिरन होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, ये आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि इसके सींग वगैरह से ही अंतर होता है, मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है, डाउट है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप में से किसी को इसके बारे में पूरी जानकारी हो डिटेल से, तो प्लीज बताइएगा जरूर, ताकि ज्ञान बताने से ही बढ़ता है, न कि रखने से, तो मुझे भी कुछ जानकारी होगी। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, ये जो कि कश्मीरी स्टैग यानी हंगुल के लिए फेमस है, जो जम्मू कश्मीर में। नामदफा, ये राष्ट्रीय उद्यान आपका अरुणाचल प्रदेश में है। पापी कोंडा, ये पापी व्यक्ति की बात नहीं हो रही, नाम ही है यहाँ का पापी कोंडा राष्ट्रीय पार्क, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सरिस्का राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो ये राजस्थान से संबंधित है। और संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये भी एमपी से संबंधित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की बात करेंगे तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, हेली नेशनल कॉर्बेट के नाम से, बाद में जिम कॉर्बेट हो गया उत्तराखंड में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो कि आपके एमपी में है, 1955 में स्टैब्लिश हुआ। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो कि असम में है, 1974 में स्टैब्लिश हुआ। दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो कि लखीमपुर खीरी में है, 1977 में स्टैब्लिश हुआ। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क जो कि आपके केरल में है, 1984 में स्टैब्लिश हुआ। तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट भी दी जाती है, तो वो भी आपको मैंने करा दिए यहाँ पे। अब यहाँ पर आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि राष्ट्रीय उद्यान, देखिए 106 जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो घूम फिर के आपको सारे राज्यों में मिल जाएंगे, और सारे के सारे हम लोग याद कर लेंगे, तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। बस इसी क्लास को अच्छे से अगर आपने समझ लिया ना, तो ये प्रश्न जरूर मिलते हैं। अगर आपने पीवाईक्यू सीरीज की होगी, या आपने
प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किया होगा सेल्फ स्टडी करते हुए भी, तो भी आपको ये सब चीजें मिलती रही होंगी, लेकिन आपको याद नहीं हो पाती है। तो मल्टीपल टाइम आप जब रिवीजन करते हैं तो याद होता है। जैसे अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, गुगामल ये ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, बहुत कहते हैं ना कि ज्यादा चर्चा में नहीं रहता है, ये महाराष्ट्र में। लेकिन इतानकी जरूर याद रख लेना, इटानकी भी आता है, इतानकी भी आता है, ये नागालैंड में है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। गुइंदई गुइंदई या गुंडई कहते हैं, ये तमिलनाडु में है। मोल्लेम गोवा में है। और कलेसर, कलेसर को याद रखना, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये हरियाणा में है। अब आ जाओ कुछ जीव जंतुओं के लिए, जैसे काजीरंगा असम में गैंडे के लिए है। गिर गुजरात में एशियाई शेर के लिए है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में बाघ के लिए है। पेरियार केरल का हाथी के लिए। राजाजी उत्तराखंड में हाथी के लिए। ध्यान देना कि जो जिम कार्बेट है वो अलग है और राजाजी टाइगर रिजर्व ये अलग है, लेकिन स्पेशली हाथियों के लिए है। और मानस ये असम का है, यह भी हाथी के लिए है। फिर चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, एक होता है आपका चंदौली, ठीक है, जो बनारस से अलग कट के जिला बना है और उसका जो है कि वो यूपी में स्थित है, लेकिन वहां पे कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। लेकिन ये लिखा हुआ है चंदौली, तो ध्यान देना चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहीं आप यूपी मत कर देना, महाराष्ट्र में है। पता चले जो बनारस या चंदौली के आसपास के क्षेत्र वाले हैं या जो यूपी स्पेशल पे स्टडी कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि यार चंदौली तो हमने यूपी में पढ़ा था तो वहां पे एक राष्ट्रीय उद्यान होगा, लेकिन वहां पे कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये महाराष्ट्र का है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये लद्दाख में है, जबकि मैंने बताया सलीम अली का जो है जम्मू कश्मीर में है और दाचिगम भी जम्मू कश्मीर में है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय का है। केबुल लामजाओ ये लोकटक जो झील है आपकी उसी पर तैरता हुआ जो है कि ये विश्व का एकमात्र केबुल लामजाओ पार्क है जो कि मणिपुर में स्थित है। फावंग फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है और इसका अन्य नाम है नीला पर्वत उद्यान। क्या नाम है? ब्लू माउंटेन उद्यान भी इसे हम कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, यही मैंने ऊपर पढ़ाया था, महान हिमालय करके लिखा हुआ था, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क गोलाघाट नौगांव में स्थित है, असम में। कुद्रेमुख राष्ट्रीय पार्क चिकमंगलुरु में स्थित है, कर्नाटक में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क पालघाट केरल में स्थित है। पेंच जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पार्क नागपुर महाराष्ट्र में। और पेंच इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय पार्क एमपी में। ध्यान देना कि जो पेंच है ये दो राज्यों में विस्तारित है, एक राज्य में होता है एमपी और दूसरा राज्य होता है महाराष्ट्र, लेकिन दोनों में नाम अलग अलग है। जो एमपी वाला है उसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी है और जो महाराष्ट्र वाला है उसका नाम जवाहरलाल नेहरू है। अब आगे देखते हैं नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में और इसका अन्य नाम होता है जो मेघ बकरियां होती है नीलगिरी ताहर। अक्सर आपने इस नाम से प्रश्न को देखा होगा नीलगिरी ताहर। तो ये कहाँ पाई जाती है? इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क। और ये इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो केरल में है। नीलगिरी की इन्हें मेघ बकरियां भी कहा जाता है। कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में है? तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क। और फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे दोस्तों? तो फूलों की घाटी यानी कि फ्लावर वैली, ये कहां पर है? उत्तराखंड में। अब आगे देखते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है। ध्यान देना कि ऐसे जो डाउटफुल वर्ड है, जैसे सुल्तानपुर आपको लगेगा यूपी में, आपने पढ़ा कि प्रतापगढ़ और अमेठी के पास सुल्तानपुर है तो आप यूपी मत लगा देना। इसी तरीके से मैंने एक गोरखपुर करके जगह पढ़ाई है इंडियन ज्योग्राफी में, जो कि एक न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है और ये हरियाणा में ही गोरखपुर है। आप योगी आदित्यनाथ जी का गोरखपुर मत लगा देना कुशीनगर के पास। ध्यान देना, ऐसे वर्ड एग्जामिनर रख देगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि और भी कहीं आपने पढ़ा है कि नहीं। तो इसलिए मैं उन सभी डाउट वाली चीजों को क्लियर करते हुए चलता हूं ताकि आपके सामने वो डाउट क्लियर रहना चाहिए। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1996 में की गई थी और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। क्योंकि ये समुद्री है तो भाई झांसी में तो समुद्र है नहीं, तो नाम लगा दिया गया है और अंडमान निकोबार में स्टैब्लिश किया गया। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क यानी कि समुद्री नेशनल पार्क जो होता है वो कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से 12 जैव मंडल यूनेस्को में शामिल है। अब ध्यान देना कि जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो टोटल कितने हमारे इंडिया में? 18 हैं। सबसे लेटेस्ट वाला कौन है? पन्ना। लेकिन अब अगर हम बात करें कि उसमें से कितने ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जैव मंडल जो यूनेस्को में शामिल हैं, और मैंने एनवायरमेंट की पहली क्लास में बताया था कि जैव मंडल क्या होता है, जहां पे आपको जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल का जो संक्रमण जोन होता है उसे ही हम जैव मंडल कहते हैं। ये वाला हिस्सा जो मैं रेडिश कलर कर रहा हूँ रेड कलर से, इसी को हम जैव मंडल कहते हैं या बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। तो ऐसे पूरे भारत में 18 हैं, जिनमें से 12 को यूनेस्को के साइट में शामिल कर लिया गया है। तो वो कौन से हैं जो 12 हैं जिनको यूनेस्को में शामिल किया गया है? तो पहले हम उन्हें देख लेते हैं।
फिर हम बाकियों को देख लेंगे, बचे हुए 6 को। तो सबसे पहला आपका आएगा नीलगिरी जैव मंडल, जो कि तमिलनाडु के अंतर्गत आएगा। वैसे तो नीलगिरी की जो पर्वत चोटी है वो 3 राज्यों में विस्तारित है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। लेकिन अगर आप देखोगे तो नीलगिरी जैव मंडल को जो आरक्षण दिया गया है, मतलब आरक्षित किया गया यूनेस्को की साइट में, तो तमिलनाडु के नाम से किया गया। 1988 में नंदा देवी जैव मंडल को उत्तराखंड से इसे भी शामिल किया गया। सुंदरबन जैव मंडल पश्चिम बंगाल का, इसे भी शामिल किया गया। मन्नार की खाड़ी जैव मंडल जो कि तमिलनाडु के तट पर है, श्रीलंका और तमिलनाडु के पास। नोकरेक जैव मंडल मेघालय से। पंचमढ़ी जैव मंडल एमपी से। सिमलीपाल जैव मंडल ओडिशा से। अचानक मार अमरकंटक जैव मंडल छत्तीसगढ़ से ही आता है मुख्य रूप से। ग्रेट निकोबार जैव मंडल ग्रेट निकोबार में। और 2016 में अगस्त्य मलाई जैव मंडल केरल का। 2018 में कंचनजंगा जैव मंडल सिक्किम का। और 2020 में पन्ना जैव मंडल एमपी का। अब ध्यान देना कि यहाँ पर मैंने ये 3 ईयर क्यों लिखे हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, लास्ट के 3-4 का ईयर पूछ लेता है कि कौन कौन से वर्ष में यूनेस्को की साइट में इन्हें शामिल किया गया। तो सबसे लेटेस्ट जो शामिल किया गया वो है पन्ना जैव मंडल, जो कि 2020 में शामिल हुआ। उसके बाद कंचनजंगा 2018 में शामिल हुआ और अगस्त मलाई 2016 में शामिल हुआ। तो केरल, सिक्किम, एमपी, ये याद रखना है आपको। अब हम यहाँ पर देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। जो शब्द है इसको सबसे पहले एडवर्ड सुएस द्वारा दिया गया था, ये शब्द बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ पे कुछ जैव मंडल है और उनकी स्थापना की बात की जा रही है। उनकी स्थापना जैसे नीलगिरी की स्थापना 1986 में हुई, नंदा देवी की 1988 में, सुंदरबन की 1989 में, कंचनजंगा की सन 2000 में। लेकिन 2018 में इसको यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया। अब यहाँ पे कुछ और जैव मंडल भंडार हैं जिनकी अवस्थिति पूछी जाती है, जैसे नोकरेक जैव मंडल, ये मेघालय में, मानस असम में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, अगस्त मलाई केरल में है। कोल्ड डेजर्ट, ध्यान देना इसको कई बार पूछा जाता है, कोल्ड डेजर्ट आपका हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको लद्दाख में समझते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसको मैब कहते हैं, इसकी शुरुआत की गई थी 1971 में। कब शुरू की गई इसको, 1971 में। और इसी लिस्ट के अंतर्गत 12 जो है कि भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। अब बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जैव मंडलीय आगार या जैव मंडलीय क्षेत्र कहाँ का है, तो कच्छ का रण है, जो कि 12,454 किलोमीटर स्क्वायर का है। सेकंड नंबर पे आता है आपका मन्नार की खाड़ी, जो कि 10,500 किलोमीटर पे है, जबकि यह यूनेस्को की सूची में भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल रिजर्व है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि कच्छ के रण को तो हमने यूनेस्को में शामिल ही नहीं किया है। यूनेस्को में जो शामिल किया गया वो है मन्नार की खाड़ी, और मन्नार की खाड़ी पूरे 12 रिजर्व में से सबसे बड़ा है। अब आ जाइए, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है। जंगली गधों का अभ्यारण्य, याद रखना जंगली गधों का, ये आपका गुजरात में है। मंडुआ डाह भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड में है। और गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य, गर्म पानी के नाम से ही आता है ये, और ये असम में है। आगे देखते हैं, एक सींग वाला गैंडा मुख्यतः पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। तो असम में कौन सा, काजीरंगा। एक सींग वाले गैंडे या इनको राइनो भी कहते हैं, इनके लिए काजीरंगा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। जबकि गिर, रणथंभौर, कार्बेट उद्यान ये सभी बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। बाघों तथा भारतीय गैंडों के लिए मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम का फेमस है यह भी। और बात कर लेते हैं तो मुकाम्बिका वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। नैयर वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। और कोटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। गिर के शेरों का पुनर्वास करने के लिए कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य का चयन किया गया है, यह एमपी में स्थित है। और अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी उत्तराखंड में है। ध्यान देना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो गिर के शेर हैं, जो कौन है, एशियाई शेर हैं, तो भारत सरकार चाहती है कि एशियाई शेरों को अब केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में न शामिल किया जाए, बल्कि उनका पुनर्वास कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य में भी किया जाए। तो कूनो कहाँ पर है, एमपी में स्थित है। अच्छा, कूनो और भी चर्चा में रहा है, क्योंकि जो चीते को लेके आया गया था प्रोजेक्ट चीते के नाम से, भारत सरकार के द्वारा 8 चीते नामीबिया से आए और 12 चीते साउथ अफ्रीका से आए। इन दोनों ही चीतों को, दोनों जगह से जो चीते आए टोटल 20, इन्हें कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य में ही शिफ्ट किया गया। कस्तूरी मृग की बात करें तो ये अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकते हैं, कहां पर, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड का और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, इन दोनों में ही ये जो कस्तूरी मृग होते हैं ये अपने नेचुरल प्राकृतिक आवास में मिलते हैं। तो ये इनका नेचुरल प्राकृतिक आवास है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया, तो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को हिमालयी कस्तूरी जो मृग होता है
ठीक है, हिमालयी जो कस्तूरी मृग होता है इसके लिए इसे स्थापित किया गया और इसका वैज्ञानिक नाम है मोस्कस ल्यूकोगस्टर, मोस्कस ल्यूकोगस्टर। आगे देखते हैं, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है कहां पर? नेपाल में। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है नेपाल में। अब आगे देखते हैं, सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य किस देश में स्थित है? तो सक्तेंग ध्यान देना भूटान में है। कहीं ऐसा ना करो कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ कि उससे मिलता जुलता ये शब्द है और आप लगा के आ जाओ अरुणाचल या आसाम, तो गलत हो जाएगा। बोंडला की बात करेंगे तो ये गोवा में स्थित है। कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ का है। ओरंग अभयारण्य जिसको मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है तो ये असम में स्थित है। ऊषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में है। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है और इसका एक अलग नाम है पक्के संरक्षित वन। तो पक्के के नाम से भी पूछा जाता है कि पक्के वन्यजीव अभयारण्य या पाखुई वन्यजीव अभयारण्य, ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है, यह राजस्थान, एमपी, यूपी इन तीनों ही राज्यों में विस्तारित है। और अब हम उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पक्षी अभयारण्यों को पढ़ेंगे जो कि पूछा जाता है जिले के नाम से कि ये पक्षी अभयारण्य किस जिले में है या इस जिले में कौन सा पक्षी अभयारण्य है। तो एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहला ध्यान देना, अच्छे समझना है आपको कि नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में स्थित है। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में स्थित है। सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य आगरा में स्थित है। बखीरा पक्षी अभयारण्य संत कबीर नगर में। पटना पक्षी अभयारण्य, अब इस पटना को बिहार मत ले जाना, ये इटावा या एटा कर सकते हो। समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में है। लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य कन्नौज में। विजय सागर पक्षी अभयारण्य बुलंदशहर में। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा में। समसपुर पक्षी अभयारण्य, तो यहाँ समन पक्षी है और यहाँ पे समस पक्षी है, तो समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में है। और ओखला पक्षी अभयारण्य जो कि गौतम बुद्ध नगर में है। सुरहा ताल पक्षी अभयारण्य बलिया में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य प्रतापगढ़ में है। तो ये कुछ प्रमुख जो है कि हमने यूपी के पक्षी अभयारण्य पढ़े हैं, इसको कवर कर लेना ध्यान से, क्योंकि जिला वाइज आपको याद होना चाहिए कि कौन से जिले में कौन सा है, ताकि आपका ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अब आपने इस चैप्टर को देख के ये आइडिया लगा लिया होगा कि हाँ, यहाँ से जितने भी प्रश्न अगर हमने तैयार कर लिए ढंग से तो एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, चाहे आप देख लेना एग्जाम के दिन। बिल्कुल इंटरलिंकिंग करके सारे नोट्स तैयार किए गए और किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ा गया है। बस आप मल्टीपल टाइम इसका अगर आप रिवीजन करते हो तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हो सकेगा। आगे देखते हैं, ब्लू मॉर्मन की बात करें तो इस तितली को महाराष्ट्र ने राज्य तितली के रूप में घोषित किया है और यह मुख्यतः भारत और श्रीलंका में पाई जाती है। तो राज्य तितली महाराष्ट्र की क्या है? ब्लू मॉर्मन। तो अब राज्य तितली महाराष्ट्र की तो पता चल गई, लेकिन यूपी की कौन सी है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे देखते हैं कि ग्रेट हॉर्नबिल जो कि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के नाम से इसका प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट होता है और यह पक्षी घोंसला बनाता है। यह भारत, नेपाल, भूटान, चीन आदि में पाया जाता है। अच्छा, एक हॉर्नबिल महोत्सव भी होता है, ये नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य में होता है, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कहां पर होता है। अब आगे हम देखते हैं मरु राष्ट्रीय उद्यान यानी डेजर्ट नेशनल पार्क। कोल्ड डेजर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोल्ड डेजर्ट जो नेशनल पार्क है वो तो आपके हिमाचल प्रदेश में, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मरु राष्ट्रीय उद्यान की। यह राजस्थान के दो जिलों जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है और यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको हम सोन चिरैया भी कहते हैं, इसका यह प्राकृतिक आवास है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित किया गया? बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु में, ये प्रथम तितली उद्यान है बेंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया था, क्योंकि 29 जुलाई 2010 को पहली बार सेंट पीटर्सबर्ग रूस में बाघ सम्मेलन आयोजित किया गया था और यहीं से 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। जबकि बाघ परियोजना भारत में, जिसे हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं, ये 1 अप्रैल 1973 से लॉन्च किया गया। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि 3296 किलोमीटर स्क्वायर का है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कितना है? 700 किलोमीटर का मैंने बताया, लेकिन ये उससे भी बड़ा है आंध्र प्रदेश का। जबकि तेलंगाना के नागार्जुन सागर श्री शैलम बाघ अभ्यारण्य की जो डिस्टेंस है वो 2611 किलोमीटर है, जिसे अमराबाद बाघ अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। असल में क्या था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब एक ही राज्य थे 2014 से पहले, तो ये सबसे बड़ा माना जाता था नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व। लेकिन जब तेलंगाना अलग राज्य बन गया तो इसने अपने नाम को परिवर्तित करके अमराबाद बाघ अभ्यारण्य कर दिया। फिर आगे देखते हैं, बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, हालांकि बिहार में केवल एक ही टाइगर रिजर्व है, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और इसके द्वारा गिद्ध संरक्षण योजना को शुरू किया गया है।
फिर यहाँ देखें कि क्रांतिक बाघ आवास यानी क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो नागार्जुन श्री सागर सैलम का है, और ये भी किसके अंतर्गत, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाए जाते हैं। इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्राप्त है। तो पूरी दुनिया में केवल एकमात्र भारत है जहां पर ये पाए जाते हैं। दो कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से मध्य एशिया के स्टेपिक क्षेत्र में पाया जाता है, और इसे बैक्टीरिया का ऊंट कहा जाता है। ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नहीं बैक्टीरिया, जो कि आपका फारस वगैरह का जो क्षेत्र है उसका माना जाता है। आगे, एक सींग वाला गैंडा केवल भारत और नेपाल इन्हीं दो में पाया जाता है। भारत में भी स्पेशली आसाम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कच्छ वनस्पति, अब देखो वनस्पति की बात होती है, जो कि मैंने कल की क्लास में बताया था कि वनस्पति का मतलब क्या होता है, मैंग्रोव। तो इसका सुंदरबन कहाँ स्थित है, तो कच्छ वनस्पति का जो सुंदरबन है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। दंपा टाइगर रिजर्व की बात करें या दंपा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये मिजोरम में स्थित है। बुक्सा की बात करेंगे पश्चिम बंगाल में। मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। भद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में। तो आपने असम में जो है कि मानस को पढ़ लिया, काजीरंगा को पढ़ लिया, नामेरी को पढ़ लिया। तो ये प्रमुख प्रमुख हैं जो आपसे बार बार पूछता रहता है एग्जामिनर। आगे देखते हैं, पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश वाले का नाम जो है कि इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया, इंदिरा प्रियदर्शनी, और महाराष्ट्र वाले का नाम रखा गया जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। संजय धुबरी टाइगर रिजर्व आपके एमपी में है। भारत में नवंबर 2023 तक टाइगरों की संख्या 3167 हो गई है, 3167 हो गई है, और यही अभी लेटेस्ट भी है। जबकि इससे पहले बाघों की जो संख्या थी 2967। इट मीन्स कि अगर आपसे पूछा जाए कि पिछले रिकॉर्ड जो कि 4 साल पे इनकी गणना होती है, तो 2019 के कंपैरिजन में कितने बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, तो 200 बाघों की वृद्धि हुई है। और इसके बारे में हम और जानकारी लेते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बाघों के संरक्षण की जो स्थिति है, IUCN की रेड लिस्ट में ये लुप्तप्राय की घोषित में है, साइट्स में परिशिष्ट वन में शामिल है, और वर्ल्ड मतलब कि जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कहते हैं, उसकी 1972 की अनुसूची फर्स्ट में ये शामिल है। तो तीनों की स्थिति मैंने यहाँ पे बता दी। अब ये जो 3167 जो बाघ हैं, इसमें जो करंट डेटा है उसमें मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है 785, सेकंड नंबर पे कर्नाटक आता है जो कि 563, और थर्ड नंबर पे आता है उत्तराखंड 560, और फोर्थ नंबर पे आता है 444 महाराष्ट्र। लेकिन उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो 173 से बढ़ के 205 हो गई है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि कितने बाघों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। तो आपको बताना है कि 32 बाघों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलती है यूपी में। मेलघाट जो बाघ क्षेत्र है, अभी मैंने आपको बताया मेलघाट कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। पाखुई जिसका दूसरा नाम पक्के है, ये अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। एक टाइगर रिजर्व भी है जिसकी जलवायु उष्ण कटिबंध से उपोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण से तथा आर्कटिक तक परिवर्तित होती रहती है, यानी इसमें मुख्यतः चारों ही जलवायु मिलती है। तो यहाँ पर आपको उष्ण कटिबंध भी मिलेगी, उपोष्ण भी मिलेगा, शीतोष्ण भी, आर्कटिक भी, चारों ही क्षेत्र की जलवायु इसमें देखने को मिलती है। फिर आगे देखते हैं, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि त्रिपुरा में स्थित है। सारामती चोटी जो है ये पीक नागालैंड में स्थित है। हाथी परियोजना कब शुरू हुई, तो 1992 में शुरू हुई। हाथियों के समूह का नेतृत्व एक मादा करती है, और हाथियों की अधिकतम गर्भावधि 22 माह की होती है, यानी उनकी जो प्रेगनेंसी होती है वो 22 माह की होती है, और बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है वो 60 वर्ष तक होती है। सर्वाधिक हाथी कहाँ देखने को मिलते हैं, कर्नाटक राज्य में। लेकिन अगर मैं कहूँ सर्वाधिक बाघ कहाँ देखने को मिलते हैं, तो एमपी में मिलते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के मिलन बिंदु पर स्थित है, और यह तमिलनाडु में स्थित है। इसको टाइगरों के संरक्षण के लिए TX2 पुरस्कार दिया जा चुका है। हालांकि ऐसा ही एक पुरस्कार आपके यूपी के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को भी दिया गया है, TX2, जो कि यह पुरस्कार दिया जाता है जब हम बाघों की संख्या में समानता वृद्धि करते हैं या उसका संरक्षण बेहतर करते हैं। आगे देखते हैं, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। शेषाचलम जीव मंडल आंध्र प्रदेश में स्थित है। नल्लामल वन जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है कहाँ से, रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो अपना जल प्राप्त करता है रामगंगा नदी से। हरिके आर्द्र भूमि पंजाब में ब्यास एवं सतलज के संगम पर स्थित है। ध्यान देने वाली बात है आपके यहाँ पे कि जो हरिके आर्द्र भूमि है ये पंजाब में ब्यास और सतलज के संगम पर स्थित है। केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ये स्पेशली राजस्थान का स्पेशल प्रश्न है, कौन सी नदियों पर है।
कोलेरू झील की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य स्थित है कोलेरू झील, और ये मुख्यतः जो कोलेरू झील है ये आंध्र प्रदेश में आती है। जबकि एक और झील आपसे पूछता है पुलिकट झील, जो कि आपको बताना है आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं, कावेरी नदी बेसिन का विस्तार तमिलनाडु तक, कर्नाटक तक, केरल, पुदुचेरी तक है। यानी कावेरी नदी 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी तक इसका विस्तार शामिल है। और इस बेसिन में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। नागरहोल कहाँ पर है दोस्तों? हमने पढ़ा था कर्नाटक में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आता है इसमें, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य आता है केरल का, जबकि पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान गोदावरी बेसिन में आता है आंध्र प्रदेश में। तो ये 3 इसमें आते हैं कावेरी में, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। लेकिन पापी कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में, जहां पे कावेरी का बेसिन ही नहीं है, तो गोदावरी में स्थित है। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी कच्छ की खाड़ी में स्थापित की गई, यानी गुजरात में, जिसमें डॉल्फिन, मोलास्क, कछुआ आदि अनेक प्रकार के समुद्री जीव संरक्षित किए गए हैं। चिनार वन्यजीव विहार केरल में है। वेदांतगल पक्षी विहार तमिलनाडु में है। और की जो कारी किली पक्षी विहार है तमिलनाडु में। ये अभी लेटेस्ट करंट में रहा है, इसलिए ये चर्चा में भी रहा है, तो इसको याद रख लेना ढंग से। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? जो बोटेनिकल पार्क माना जाता है वो होता है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड में। क्यू एक जगह का नाम है वहां के। अब यहां देखते हैं आगे कि कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, कंगारू चूहा। हालांकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ऊंट को लगा देंगे। ऊंट आपका ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन अगर उसमें ऑप्शन में कंगारू चूहा भी आ गया तो आपको ऊंट को गलत करना पड़ेगा, कंगारू चूहे को सही करना पड़ेगा। तो यहां तक तो आपने चीजों को कवर कर लिया। अब यहां पर हम देखेंगे वैकल्पिक ऊर्जा, जो कि हमारा अगला चैप्टर होगा। हालांकि इसके बारे में मैंने डिटेल से आप लोगों को पढ़ा रखा है इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत, एनर्जी वाले चैप्टर में, मिनरल्स वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको उतनी ही शिद्दत और उतनी ही एनर्जी के साथ आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले नंबर पे ऊर्जा का संसाधन। तो भाई ऊर्जा का संसाधन यानी एनर्जी आप कहाँ से प्राप्त करते हो। अब खाने वाली एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे लाइट की प्रोडक्शन की, बिजली उत्पादन की, या न्यूक्लियर एनर्जी की, इनकी बात कर रहे हैं। आपके शरीर के अंदर जो एनर्जी आती है वो तो भोजन करने से आती है, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, हम उस पर बात करेंगे। तो 2 तरीके की होती है, एक तो होता है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को दोस्तों परंपरागत भी साधन कहा जाता है, या जीवाश्मिक साधन भी इनको हम कह सकते हैं। जबकि नवीकरणीय ऊर्जा को हम नवीन स्रोत भी कहते हैं, या गैर पारंपरिक भी कह सकते हैं। अब इस तरीके के स्रोत जो कि कभी समाप्त नहीं हो सकते और आसानी से हमें प्राप्त हो जाते हैं, जैसे सूर्य की ऊर्जा। अब सोलर एनर्जी केवल आज से नहीं, जब भी पृथ्वी बनी होगी तो उससे पहले एक सौरमंडल बना होगा और उसका मुखिया सूर्य, जो कि बहुत पहले से ही तैयार है, ठीक है, और बहुत लंबे समय तक अभी रहेगा। तो सूर्य एनर्जी आती ही रही लगातार। और जब हमने वायुमंडल में देखा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तमाम गैसें हैं, तो वायु भी है, पवन है, और हमारे पूरे पृथ्वी पर 71% लगभग दोस्तों जल है, वाटर है। तो हम वाटर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और बायोगैस को भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा, ध्यान देना ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे लगता है, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि क्या भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा में आता है या पारंपरिक ऊर्जा में आता है। तो क्लियर रख लेना कि ये नवीकरणीय ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा में आता है। और ज्वारी एनर्जी, जो कि समुद्र के तटों वाले क्षेत्रों पे जो ज्वार भाटा आता है उससे हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम टाइडल एनर्जी भी कहते हैं। स्पेशली आपके गुजरात वाले जो तट होते हैं उस पे जो है कि सबसे अधिक हम ज्वारी ऊर्जा को प्रोडक्शन करते हैं। और वहीं अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की बात करेंगे, जो लाखों वर्षों बाद तैयार होते हैं और एक बार समाप्त हो गए तो दोबारा बनने में भी उन्हें लाखों वर्ष लगेंगे, क्योंकि उसमें जीवाश्म सड़ते हैं, गलते हैं, तैयार होते हैं, चट्टान का रूप लेते हैं, फिर वो पदार्थ के रूप में तैयार होते हैं। जैसे कोयला ऐसा नहीं है कि एक बार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन दोबारा मिलने के लिए करीब लाखों वर्ष लग सकते हैं, हजारों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, तब जाके तैयार होगा। और आगे की पीढ़ी क्या होगी क्या नहीं पता नहीं। तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, इसको भी ध्यान रखना। जैसे भूतापीय ऊर्जा आपको लगती है कि नेचुरल नहीं होती है, वैसे ही आपको प्राकृतिक गैस भी लगती है कि ये नवीकरणीय होगी, क्योंकि इसका जो वर्ड है वो नेचुरल गैस से होता है। तो ध्यान रखना कि जो नेचुरल गैस है वो पारंपरिक यानी अनवीकरणीय ऊर्जा है। वहीं परमाणु ऊर्जा और सेल गैस ये समुद्र के तटों में पाई जाती है, नीतल में, तो इसलिए इसको भी हम मतलब कि पारंपरिक ऊर्जा में रखेंगे, अनवीकरणीय ऊर्जा में। अब आगे हम देखते हैं कि जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का जो चरम स्रोत है वो क्या होता है, सूर्य ही तो होता है। क्योंकि जितने भी जीवाश्म ईंधन होते हैं, चाहे वो कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, इन सभी में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है वो सूर्य।
कैसे? क्योंकि सूर्य से प्रकाश ग्रहण करके पौधे, वनस्पतियां, जो पेड़ पौधे वो अपना भोजन तैयार करते हैं और यही वनस्पतियों को खाकर हम मनुष्य और जीव जंतु जीवित रहते हैं। लेकिन जब मरने के बाद जीवाश्म के रूप में तैयार होते हैं लाखों साल बाद, तो यही ऊर्जा प्रोड्यूस हो जाती है इसमें जीवाश्मिक ईंधनों में, कोयले में, प्राकृतिक गैस में, डीजल में, पेट्रोल में, क्रूड ऑयल में, कच्चे ऑयल में। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली इनका जो स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। सूर्य से ही ये बहुत अलग अलग लेवल से होते हुए तैयार होते हैं। आगे देख लेते हैं अब हम। फिर यहाँ पे सबके लिए सतत ऊर्जा का जो दशक पहल घोषित की गई थी यूएनओ के द्वारा, ये 2014 से 24 तक की है और इस बार 2024 में ये पहल खत्म हो रही है। इसलिए पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल एनर्जी डिकेड, डिकेड मतलब होता है आपका दशक, यूएनओ के द्वारा चालू किया गया। 31 जनवरी 2023 तक देश की स्थापित जो विद्युत क्षमता है उसमें नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान कितना है? 29.53% है। और हालांकि मैंने ये इंडियन ज्योग्राफी में बहुत डिटेल से बता रखा है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें 29% लगभग या 29.5% योगदान है हमारी भारत की इलेक्ट्रिसिटी में। कौन सा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग होता है? तो भाई जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग होती है सौर ऊर्जा, क्योंकि पेड़ पौधों के द्वारा जितनी भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है उसमें सौर ऊर्जा सबसे इंपॉर्टेंट होती है, अर्थात बायोमास में प्रयोग होती है और वृद्धि भी होती है भोजन के रूप में। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई पत्तन या एयरपोर्ट कौन सा होता है? कोच्चि, केरल में। और ये यूपीएससी ने 2021 में ये प्रश्न पूछ लिया है आपसे। तो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा यानी कि यहाँ पे हम किसी भी प्रकार की जो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वो आपके तापीय ऊर्जा की नहीं होती, थर्मल पावर प्लांट की नहीं होती, न्यूक्लियर पावर प्लांट की नहीं होती, बल्कि सोलर पैनल की होती है। और पूरा का पूरा हवाई पत्तन जो एयरपोर्ट है पूरा का पूरा जो है कि सोलर पैनल पे चला और ये विश्व का एकमात्र या पहला जो है कि अभी तक बना है। फिर आगे देखते हैं, आईएसए की बात करते हैं जो कि आपको बहुत बार पूछा जाता है। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भी कहते हैं। ये कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित देशों का एक समूह है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और इसकी शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदा, इन दोनों के सहयोग से विचार मंथन के बाद इसका गठन किया गया और इसका गठन 30 नवंबर 2015 को किया गया। प्रथम सम्मेलन इसका 2018 में ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। अब बात करते हैं अगर हम कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की, तो जैसे आप ये ग्लोब देख रहे हो तो इस पे 0 डिग्री वाले देश हैं, ठीक है। और यहाँ पे होता है आपका कर्क रेखा जो कि नॉर्थ में होती है कर्क रेखा, और इसी तरीके से एक 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है जो कि साउथ में होती है। तो इनके बीच में रहने वाले जो देश होते हैं जिसमें भारत आएगा, अफ्रीकी महाद्वीप आएगा, लैटिन अमेरिकी देश आएंगे और ऑस्ट्रेलिया वगैरह आ जाएंगे, तो इनके बीच जो देश स्थित होते हैं उन्हीं को माना जाता है कि कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में आसानी से शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है इंडियन ज्योग्राफी में भी कि कैसे हम सूर्य का अयनांत पढ़ते हैं, जो विषुव अयनांत होता है, सोलर अयनांत होता है, तो 0 डिग्री से जब नॉर्थ की ओर जाता है तो कर्क रेखा के बाद फिर रिटर्न होने लगता है और मकर रेखा की ओर जाता है। जैसे इस समय सर्दियों का मौसम है भारत में, तो सूर्य इस समय मकर रेखा की ओर ज्यादा है और वहां पे सबसे अधिक गर्मी का प्रभाव है। तो इस एरिया में सूर्य का प्रकाश ज्यादा प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पे सौर गठबंधन का प्रयोग किया जा रहा है कि यहां से हम सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। 26 मार्च 2018 को सूरत 100% सौर ऊर्जा से संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ कम्युनिटी वाला पहला जिला बन गया। इट मींस कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जितने भी हैं सूरत में, जो हम लोग कहते हैं जिसको हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं, सीएससी कहते हैं, ठीक है, जहां पे आपने वैक्सीनेशन अपना करवाया कोविड के दौरान, तो सूरत जिला जो कि देश का पहला जिला है जहां पे जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं सबके सब सोलर एनर्जी से चल रहे हैं। और इसी तरीके से 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी दीव है, दमन दीव। ऐसी हवाई पोर्ट यानी एयरपोर्ट कौन सा है? कोच्चि, केरल का है। राजस्थान में भारत का विशालतम सौर पार्क स्थापित किया जा रहा है, सोलर प्लांट सबसे अधिक या सबसे बड़ा इसमें स्थापित किया जा रहा है। फिर अगर हम देखें, जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूलन होता है। जो जैव ईंधन होता है ये पर्यावरण के अनुकूलन होता है और इसके बावजूद यह लागत प्रभावी नहीं होता क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत महंगी होती है। जेट्रोफा की बात करें तो जेट्रोफा का सबसे पहले एक नाम सुन लीजिए, रजत नहीं, रतन ज्योत। इसको रतन ज्योत के नाम से भी पूछा जाता है। ये एक बायोडीजल फसल है और यह पुष्पीय पादपों की प्रजाति का एक पौधा है। जेट्रोफा के तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग हेतु बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे आपको कहीं ना कहीं
प्लांट के द्वारा, इट मीन्स कि पौधे के द्वारा, फूलों के द्वारा हम बायोडीजल तैयार कर रहे हैं। और जो आपका जीवाश्मिक डीजल है, जो हमारी फोर व्हीलर वगैरह गाड़ियों में पड़ता है, इसके द्वारा जो प्रदूषण किया जाता है उसकी अपेक्षा जेट्रोफा कम प्रदूषण करता है। और इसी तरीके से आप मक्के की खेती की बात करोगे तो मक्के की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है, जबकि जेट्रोफा की खेती, पेंगेमिया सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जाती है। एथेनॉल क्या होता है? ये सामान्यतः पेट्रोल के रूप में काम करेगा, और बायोडीजल का जो होता है वो डीजल के रूप में काम करता है। अब यहां पर हम पढ़ते हैं आगे। ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण ही बायोमास गैसीकरण कहलाता है। इट मीन्स कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है ऊष्मा का, क्योंकि हम जो प्रकाश एनर्जी देखते हैं सूर्य के द्वारा, जो आने वाली एनर्जी होती है जिसको हम लोग प्रकाश एनर्जी कहते हैं, ये कहीं ना कहीं केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। क्योंकि C6 हम पढ़ते हैं, C6 और H12, ठीक है, C6H12O6, ये क्या है? ये एक कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च कह सकते हैं, जो पेड़ पौधों का भोजन होता है। तो ये रासायनिक ऊर्जा होती है, और इसके द्वारा जो ठोस बायोमास होता है उसका दहन करने योग्य जो मिश्रण होता है वही बायोमास गैसीकरण होता है। जैसे नारियल का जो आवरण होता है, आप नारियल के ऊपर के जो छिलके होते हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हो, धान की भूसी का प्रयोग कर सकते हो, मूंगफली के छिलके का प्रयोग कर सकते हो बायोमास गैसीकरण के रूप में। फिर आगे देखते हैं, फ्यूल सेल में रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, न कि दहन के माध्यम से। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया, उसमें रसायन जो पड़ा होता है ब्लैक कलर का, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। फ्यूल सेल का प्रयोग सामान्यतः स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में किया जाता है। इसकी जो बनी हुई बैटरी होती है वही इसमें प्रयोग की जाती है। बायो एस्फाल्ट डामर एस्फाल्ट का विकल्प होता है, यानी डामर मतलब एस्फाल्ट होता है, जो कि बायो एस्फाल्ट डामर का विकल्प होता है, जिसका निर्माण गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय स्रोतों से किया जा सकता है, जैसे चीनी, सीरा, धान, मक्का, सेलुलोज आदि से। तो जो गैर पेट्रोलियम आधारित जो डामर होता है, ये सड़कों की सतह का तापमान कम रखने में मददगार होता है। कैसे? जो आप देखते हो कि जो सड़क बनाई जाती है दोस्तों, तो उसमें क्या डाला जाता है? कंकड़ डाले जाते हैं, बहुत मतलब महीन साइज के, मोटे साइज के, अलग अलग साइज के कंकड़ डाले जाते हैं ना। तो इस पे क्या होता है कि कोलतार, जिसे हम लोग डामर भी कहते हैं, इसको एक दूसरी जगह बड़े बड़े ड्रमों में पकाया जाता है, थोड़ा सा पतला किया जाता है नीचे से आग लगा के, और फिर इसी डामर को क्या होता है इस रोड पे छिड़का जाता है। जिससे क्या होता है, जब इस रोड पे डाला जाता है तो इससे क्या होता है कि ये लेयर बन जाती है और ये चिपक जाता है। तो सारे कंकड़ जो होते हैं वो चिपक जाते हैं, और फिर एक रोलर के द्वारा इसे तय बना दी जाती है, चिकना कर दिया जाता है, जिससे एक रोड हो जाती है और इस पे गाड़ी वगैरह चल सकती है। लेकिन ये जो डामर होता है ये पेट्रोलियम आधारित होता है। जब हम क्रूड ऑयल को जब तोड़ते हैं ना, उसका विघटन करते हैं क्रूड ऑयल को अलग अलग पार्ट में, तो हमें पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है, कच्चा तेल भी मिलता है, डामर भी मिलता है, जिसे हम लोग कोलतार कहते हैं। तो इससे क्या होता है, सड़कों का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, और इससे जो आपकी गाड़ियों के पहिए वगैरह फट जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। तो इसका एक विकल्प प्रयोग हो सकता है कि हम गैर पेट्रोलियम आधारित, अगर हम नवीकरणीय स्रोतों से बायो एस्फाल्ट का प्रयोग करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये डामर की सड़कों का सतह का तापमान भी कम करने में मदद करेगा। तो ये था डामर का विकल्प, और कुछ नहीं। अब हम आगे बात करें तो 2001 से ही जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल प्लान फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, नेशनल प्लान फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। और इसके कार्यान्वयन के लिए एपीडा, एपीडा सचिवालय के रूप में कार्य करता है, एपीडा। क्लियर हो गई ये बात? और यहाँ पे अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग अगली क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आप इसकी पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे दिए गए आपके व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करोगे, वहां से पूरी इंक्वायरी मिल जाएगी, पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको, और उसके हिसाब से आप पेमेंट सिस्टम फॉलो करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो टॉपिक पे आते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। असल में अगर हम इसकी बात करें तो ये कुछ और नहीं बल्कि रेडियो एक्टिव तत्वों के जो विघटन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है ना भूमि के अंदर, उसी को हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। और साथ ही साथ जो उष्ण जल होते हैं, जो गर्म जल होते हैं, ये भी भूतापीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। और ध्यान रखना कि ये नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार से प्राकृतिक जो गैस होती है वो अनवीकरणीय या
पारंपरिक ऊर्जा या जीवाश्मिक ऊर्जा के अंतर्गत आता है। तो प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो हिमालय हो गया, खंभात का बेसिन हो गया, गोदावरी बेसिन हो गया, महानदी बेसिन हो गया, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि गंगा डेल्टा इसमें शामिल नहीं होता। गंगा का जो डेल्टा मैदान है वो इसमें शामिल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा नहीं मिलती है। तो हिमालय हो गया, खंभात हो गया, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन। हालांकि भूतापीय ऊर्जा अभी प्रोड्यूस नहीं की जा रही, क्योंकि इसकी लागत बहुत महंगी है, इसलिए अभी इस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में आपके प्रदूषण के साथ, और वो जो अगली क्लास होगी वो होगी आपकी लेक्चर नंबर 6, जो कि आपका लास्ट क्लास होगी। तो एनवायरनमेंट केवल आपके 6 क्लास में ही कंप्लीट हो जाएंगी, जो कि घटनाचक्र पूर्वावलोकन सीरीज के द्वारा तैयार किए गए नोट्स का हम लोग कवर कर रहे हैं। और आपने नोट्स के साथ हमारी क्लासेस को देखा होगा, तो आपको खुद रियलाइज होगा, अगर आपने बुक को पढ़ा होगा, कि कहीं पर भी किसी टॉपिक को नहीं छोड़ा जा रहा, ना ही तो किसी क्वेश्चन को या व्याख्या को, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा, सब कुछ इसमें कंप्लीट कराया जा रहा है। तो बहुत ही बेहतर रहेगा आपका इसके साथ रिवीजन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।